हेलो दोस्तों, आज डेट है 2 फरवरी 2022। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ डेली करंट अफेयर्स के साथ। आप कंप्लीट वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट एनजीटी एक्ट किस वर्ष पास हुआ था? तो ये पास हुआ था 2010 में। कब? 2010 में। ये देख लीजिए, एनजीटी हाल ही में चर्चा में है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा है कि भैया फ्लाई ऐश मैनेजमेंट एंड यूटिलाइजेशन मिशन बनाया जाए। क्या? फ्लाई ऐश मैनेजमेंट एंड यूटिलाइजेशन मिशन बनाया जाए। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। क्यों? क्योंकि हाल ही में एनजीटी ने पाया कि बड़ी मात्रा में जो इंडस्ट्रीज हैं वो अपनी फ्लाई ऐश को रिहंद डैम में या फिर रिहंद रिजर्वायर में फेंक रही हैं। इससे क्या हो रहा है? आप सोचिए, इंडस्ट्री कितने लेवल तक पोल्यूट कर सकती है हमारी वाटर बॉडीज को। रिहंद रिजर्वायर मतलब उड़ीसा पूरा पीता होगा पानी इसका। आप समझ रहे हैं ना कि अगर इस तरह से फ्लाई ऐश को आप फेंकोगे तो क्या होगा। मेरे ख्याल से महानदी बना है, महानदी पर ये बना है रिहंद डैम। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, माफ़ करिएगा अगर कुछ गलत बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, फ्लाई ऐश मैनेजमेंट एंड यूटिलाइजेशन मिशन। पर्पज़ क्या है? पर्पज़ ये है कि जो एनुअल स्टॉक अनयूटिलाइज्ड फ्लाई ऐश का है वो किस तरह से डिस्पोज किया गया है, ये सब कुछ इस मिशन के द्वारा टैकल किया जाएगा। इस मिशन में जो है आपका सारा डाटा फीड रहेगा कि भाई ये आपने फ्लाई ऐश इसको दे दी है और जो नहीं यूज़ की गई वो कहाँ है, उसके विषय में भी सारा डाटा इसमें रहेगा। लगभग 1670 मिलियन टन के आसपास जो फ्लाई ऐश है वो गलत तरीके से एक्यूमुलेट की जा रही है, उसको जो है सही तरीके से डिस्पोज किया जाएगा, ना कि रिहन डैम में भेजा जाएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज उसके साथ किसके साथ? मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड पावर के साथ मिलकर ये फ्लाई ऐश मैनेजमेंट एंड यूटिलाइजेशन मिशन को लॉन्च करेंगी। देखते हैं आने वाले समय में कब होता है। अच्छा, ये फ्लाई ऐश जो यूटिलाइजेशन एंड मैनेजमेंट मिशन है ये किस तरह से डिफरेंट होगा हमारा फ्लाई ऐश नोटिफिकेशन 2021 से? देखिए, जो हमारा फ्लाई ऐश नोटिफिकेशन 2021 जारी किया गया था, इन्वायरमेंट एक्ट 1986 के तहत जारी किया गया था। इसका कहना है कि जो फ्लाई ऐश बन रही है हमारे पावर सेक्टर के प्लांट से उसका 100% यूटिलाइजेशन होना चाहिए इको फ्रेंडली मैनर में। ठीक है, लेकिन जो हमारा हाल ही में मिशन यूटिलाइजेशन मिशन कहा गया है वो ये कहता है कि जो ना हो पाए 100% मिशन तो कम से कम आप ये तो देख लो कि जो बची है उसका कहाँ जा रहा है, अतः ही पता नहीं है। ठीक है, क्योंकि एनजीटी ने ये निर्देश दिया है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो आप याद रखिएगा, एनजीटी एक्ट पास हुआ था 2010 में। उसी एक्ट के आधार पे अक्टूबर 2010 में एनजीटी की स्थापना हुई थी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पहले चेयरमैन कौन थे? लोकेश्वर सिंह पंत। वर्तमान में एनजीटी के चेयरमैन हैं जस्टिस आदर्श कुमार गोयल और इसकी प्रिंसिपल बेंच कहाँ है? न्यू दिल्ली में। इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी आईपीएल टीम इंडिया की फर्स्ट स्पोर्ट यूनिकॉर्न बन गई है? तो इंडिया की फर्स्ट स्पोर्ट यूनिकॉर्न बन गई है चेन्नई सुपर किंग। कौन? चेन्नई सुपर किंग। ये देख लीजिए, चेन्नई सुपर किंग इंडिया की फर्स्ट स्पोर्ट यूनिकॉर्न बन गई है। इसकी मार्केट कैपिटल हो गई है 7,600 करोड़ और यूनिकॉर्न बनने के लिए आपको 7,400 करोड़ चाहिए। क्यों? $1 बिलियन के आसपास चाहिए। तो ये महेंद्र सिंह धोनी का ब्रांड है, याद रखिएगा। ऐसे ही नहीं, ये चेन्नई सुपर किंग इंडिया की पहली स्पोर्ट यूनिकॉर्न बन गई है। अगर महेंद्र सिंह धोनी का वो ना होता तो आप समझ सकते क्या होता है। वैसे आईपीएल आपको पता ही है, इस समय लखनऊ सुपर जायंट एक नई टीम बन गई है, आईपीएल की 10वीं टीम, जिसके कैप्टन कौन है? लोकेश राहुल। आईपीएल की बात करें, आईपीएल की बात तो खैर हम लोग कर ही चुके, 2008 से शुरू हुई थी। ठीक है, इस समय 10 टीमें हैं। मुंबई ने सबसे ज़्यादा बार जीता है, लेकिन चेन्नई सुपर किंग इंडिया की पहली स्पोर्ट यूनिकॉर्न बन गई है, तो आपको उसके विषय में पता होना चाहिए। चेन्नई सुपर किंग की स्थापना 2008 यानी आईपीएल के साथ ही हो गई थी। अभी तक 4 बार इन्होंने आईपीएल का टाइटल जीता है। ऑनर कौन है चेन्नई सुपर किंग के? इंडियन सीमेंट्स। कौन है? इंडियन सीमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एनटीपीसी द्वारा पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड का कितना स्टेक एक्वायर किया गया है? तो एनटीपीसी द्वारा पावर स्टेक ऑफ इंडिया लिमिटेड का 5% स्टेक, कितना? 5% स्टेक एक्वायर किया गया है। ये देख लीजिए, एनटीपीसी द्वारा पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड का 5% इक्विटी स्टेक एक्वायर कर लिया गया है। बस मेरे ख्याल से इतना ही आपको जानने वाला। अच्छा, ये एनटीपीसी ने खुद एक्वायर नहीं किया है, एनटीपीसी की सब्सिडरी है एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड। इसके द्वारा पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड का 5% स्टेक एक्वायर किया गया है। ठीक है,
ये जो एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड है, एनटीपीसी द्वारा बनाई गई थी 2002 में। और एनटीपीसी आपको पता ही है महारत्न कंपनी है। एनटीपीसी के विषय में अगर आप बात करना चाहें तो यहाँ बात कर लीजिए। एनटीपीसी की स्थापना कब हुई थी? एनटीपीसी की स्थापना हुई थी 1975 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। सीएमडी कौन है? चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर एनटीपीसी के गुरदीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल टेक एक्सीलेंस अवार्ड फॉर वुमेन सीनियर कैटेगरी के तहत कितना कैश रिवॉर्ड दिया जाता है? तो टेक एक्सीलेंस अवार्ड फॉर वुमेन सीनियर कैटेगरी में आपको 3 लाख तक का कैश रिवॉर्ड मिलता है। तो देखिए एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं इंडियन वुमेन साइंटिस्ट एंड एंटरप्रेन्योर्स द्वारा, ताकि नेशनल टेक एक्सीलेंस अवार्ड फॉर वुमेन्स 2022 अनाउंस किया सके। कब दिए जाते हैं ये अवार्ड? तो वुमेंस डे, इंटरनेशनल वुमेंस डे यानी 8 मार्च को हर वर्ष दिए जाते हैं। 2 कैटेगरीज में ये अवार्ड दिए जाते हैं, नेशनल टेक एक्सीलेंस अवार्ड फॉर वुमेन। देखिए पहली कैटेगरी होती है नेशनल वुमेन साइंटिस्ट अवार्ड, दूसरी कैटेगरी होती है नेशनल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स अवार्ड, इतना याद रखिएगा। तो 45 वर्ष से ऊपर या फिर 45 वर्ष से नीचे की महिलाओं को दिए जाते हैं, ठीक है। तो जो सीनियर कैटेगरी होती है उसको 3 लाख दिए जाते हैं, ठीक है। और मेरे ख्याल से जो लोअर होते होंगे उनको 1 लाख दिया जाता होगा। 2 कैटेगरी की बात की गई है। तो याद रखिएगा 8 मार्च को देने हैं हमारे नेशनल टेक एक्सीलेंस अवार्ड फॉर वुमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एच.ई. एंटोनियो कोस्टा हाल ही में किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर री इलेक्ट हुए हैं, पुनर्निर्वाचित हुए हैं? तो एच.ई. एंटोनियो कोस्टा पुर्तगाल के दोबारा से प्रधानमंत्री बन गए हैं। ये हैं आपके एच.ई. एंटोनियो कोस्टा। कहाँ के बने हैं? पोर्चुगल के दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बने हैं। क्या नाम है इनका? तो याद रखिएगा इनका नाम एच.ई. एंटोनियो कोस्टा। कहाँ के बने हैं? पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर दोबारा बन गए हैं। बाकी कुछ रखने की याद नहीं है, सोशलिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं। आप पुर्तगाल मैप में देख लीजिए तो यहाँ पर जिब्राल्टर जो जल डमरू मध्य है आपको पता ही होगा, उसी के ऊपर है आपका पुर्तगाल। कैपिटल क्या है? लिस्बन। करेंसी क्या है इसकी? यूरो। प्रेसिडेंट कौन है? मार्केलो रेबेलो डी सोसा। कौन है? देखिए पुर्तगाल के प्रेसिडेंट हैं मार्केलो रिबेलो डी सोसा और एच.ई. एंटोनियो कोस्टा यहाँ के पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं किस बैंक द्वारा टाटा पावर्स के साथ मिलकर सूर्य शक्ति सेल लॉन्च किया गया है? तो टाटा पावर्स के साथ मिलकर एसबीआई ने सूर्य शक्ति सेल लॉन्च किया। किसने? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने टाटा पावर सोलर सिस्टम के साथ मिलकर सूर्य शक्ति सेल लॉन्च किया है। ये क्या है? एक सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेल है। ये सूर्य शक्ति सेल का पर्पस क्या है? सोलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड, खास करके 1 मेगावाट तक के सोलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो लोन एप्लीकेशंस होंगे उनको जल्दी से जल्दी अप्रूव किया जाएगा। तो सूर्य शक्ति सेल एसबीआई ने लॉन्च किया है टाटा पावर सोलर सिस्टम के साथ मिलकर। एसबीआई की बात कर लेते हैं तो एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? एसबीआई की स्थापना हुई थी, देखिए हमारे 3 प्रेसिडेंसीज बैंक ने 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया था। बाद में वही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1955 में क्या बना? एसबीआई। हेडक्वार्टर है मुंबई में, चेयरपर्सन है दिनेश कुमार खारा। बाकी इतना खास नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के तहत किस सिटी द्वारा बेंगलुरु को रिप्लेस कर दिया गया है और वो सिटी स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया बन गई है? तो नई दिल्ली ने, दिल्ली जो है अब स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया बन गई है। पहले बेंगलुरु था। इंडिया की सिलिकॉन वैली भी बेंगलुरु है। वर्ल्ड की कौन सी है? कैलिफोर्निया। यहाँ देख लीजिए दिल्ली ने बेंगलुरु को रिप्लेस कर दिया है और स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया बन गई है। लगभग 5000 स्टार्टअप रिकॉग्नाइज्ड किए गए हैं अप्रैल 2019 से दिसंबर 2021 के बीच में दिल्ली। सेम इसी समय बेंगलुरु में 4500 ही स्टार्टअप दिखाए गए हैं, ठीक है। बाकी इंडिया देखा जाए तो 3rd हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिकॉर्न कहाँ से हैं? इंडिया से हैं। तो बेंगलुरु अब स्टार्टअप कैपिटल नहीं रह गई, कौन हो गया? दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो रेवेन्यू के हिसाब से वर्ल्ड की लार्जेस्ट चिप मेकर कंपनी 2021 में कौन बन गई है? तो रेवेन्यू यानी राजस्व के हिसाब से, अब सैमसंग वर्ल्ड की लार्जेस्ट चिप मेकर कंपनी बन गई है। इसने इंटेल को पीछे छोड़ दिया है। तो ये देख लीजिए साउथ कोरिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सैमसंग वर्ल्ड की लार्जेस्ट चिप मेकर कंपनी बन गई रेवेन्यू वाइज 2021 में। इसने यूएस चिप मेकर इंटेल को पीछे छोड़ दिया है, ठीक है। बाकी आपको याद रखने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है इसमें से। तो सैमसंग इस समय वर्ल्ड की लार्जेस्ट चिप मेकर कंपनी हो गई है। इसने इंटेल को पीछे छोड़ दिया है, ठीक है। इंटेल कहाँ की है? यूएस की है।
सैमसंग की बात करते हैं यहाँ, तो सैमसंग कहाँ की कंपनी है? साउथ कोरिया की, ठीक है। किया सेल्टॉस, जो आपने देखा किया जो मोटर है वो भी आपकी साउथ कोरिया की है, सैमसंग भी आपकी साउथ कोरिया की है। इंटेल को पीछे इन्होंने छोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट जूलॉजिकल पार्क ऑफ इंडिया, ये किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो इंडिया का पहला जूलॉजिकल पार्क एमपी के जबलपुर में, कहाँ पर? एमपी के जबलपुर में। देख लीजिए, इंडिया का फर्स्ट जूलॉजिकल पार्क एमपी के जबलपुर में, मध्य प्रदेश के जबलपुर में, जहाँ पे भेड़ा घाट है आपका, वहाँ पर बनाया जा रहा है। 35 करोड़ की लागत से 5 एकड़ लैंड में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा इंडिया का पहला जूलॉजिकल पार्क बनाया जा रहा है। 1928 में विलियम हेनरी सलीमैन, इन्होंने डायनासोर के फॉसिल्स इस एरिया में, यानी जबलपुर के एरिया में जहाँ पर ये जूलॉजिकल पार्क बन रहा है, वहाँ पर डायनासोर के फॉसिल्स जो है सर्च किए थे, पाए थे। तो शायद इसीलिए ये एरिया इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो याद रखिएगा, लम्हेटा जबलपुर में एक प्लेस है, इंडिया का पहला जूलॉजिकल पार्क बन रहा है। बात कर लेते हैं जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, जो कि ये जूलॉजिकल पार्क बना रहा है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1851 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, कोलकाता में। ये देखिए, आप पढ़िए, कोलकाता में हेडक्वार्टर है इसका। और डायरेक्टर जनरल है राजेंद्र सिंह गरवाल, ठीक है, इतना ही याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन कोस्ट गार्ड अपना 46th रेजिंग डे यानी स्थापना दिवस कब मना रहा है? तो इंडियन कोस्ट द्वारा अपना 46th स्थापना दिवस मनाया जा रहा है मेरे ख्याल से 2 फरवरी को, 1 फरवरी को, 1 फरवरी 2022 को इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा 46वां स्थापना दिवस मनाया रहा है। इंडियन कोस्ट गार्ड वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट कोस्ट गार्ड है। इंडियन कोस्ट गार्ड को 1 फरवरी 1977 को बनाया गया था कोस्ट गार्ड एक्ट 1978 द्वारा। तो कोस्ट गार्ड एक्ट बाद में पास हुआ था, लेकिन कोस्ट गार्ड पहले बन गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत इंडियन कोस्ट गार्ड, आपको याद रखना है, काम करता है। इंडियन कोस्ट गार्ड मोटो क्या है? वी प्रोटेक्ट वयम रक्षाम। अच्छा, इंडियन कोस्ट गार्ड के डीजी कौन है? वीरेंद्र सिंह पठानिया। कौन है? वीरेंद्र सिंह पठानिया। ये आप मोटो देख लीजिए इंडियन कोस्ट गार्ड का, वयम रक्षाम, वी प्रोटेक्ट। देखो, देखिए एनपीसीआई यूपीआई इकोसिस्टम के साथ मिलकर यूपीआई सेफ्टी एंड अवेयरनेस वीक किस डेट से मना रहा है? तो 1 से 7 फरवरी तक आपका यूपीआई सेफ्टी एंड अवेयरनेस वीक चलेगा। ये देखिए, एनपीसीआई और यूपीआई इकोसिस्टम, ये यूपीआई सेफ्टी एंड अवेयरनेस इनिशिएटिव लॉन्च कर रहे हैं 1 फरवरी से 7 फरवरी तक, ठीक है। मेरे ख्याल से सेफ्टी एंड अवेयरनेस मंथ के तौर पर इसको सेलिब्रेट किया जाएगा 1 से 7 फरवरी के बीच में। बाकी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी 2008 में, हेडक्वार्टर है मुंबई में। एमडी एंड सीईओ एनपीसीआई के कौन है? दिलीप आसबे। ये क्वेश्चन है, सेहत एक मेडिकल टेली कंसल्टेशन सर्विस है, किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है? तो सेहत को लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा। सेहत का आपसे फुल फॉर्म पूछेंगे, याद रखिएगा। फुल फॉर्म है सर्विस ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने लॉन्च किया है। टेली कंसल्टेशन फैसिलिटी है, जो डिफेंस के पर्सनल्स हैं उनकी फैमिलीज के लिए सेहत क्या लॉन्च किया है? सेहत कंसल्टेशन सर्विस लॉन्च की गई है। काफ़ी बढ़िया है जो भी है ये। सेहत होम ओपीडी की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करेगा, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह द्वारा लॉन्च की गई है। सेहत ओपीडी पोर्टल है, याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। फुल फॉर्म याद रखिएगा आप, सर्विस ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन। रात बहुत हो रही है तो नींद भी मुझे आ रही है। PR श्रीजेश, इनको वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कहाँ से बिलोंग करते हैं PR श्रीजेश? तो इंडिया के गोल कीपर हैं PR श्रीजेश, केरल से बिलोंग करते हैं। देख लीजिए आप, PR श्रीजेश, ये हैं PR श्रीजेश, इंडिया के आपके हॉकी टीम के गोलकीपर। PR श्रीजेश कहाँ से बिलोंग करते हैं? केरल से बिलोंग करते हैं। ये देख रहे हैं आपको, PR श्रीजेश, इंडियन हॉकी गोलकीपर। इनको वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है 2021 के लिए। ये दूसरे भारतीय हैं जिनको वर्ल्ड गेम ऑफ एथलीट चुना गया है। इससे पहले रानी रामपाल को चुना जा चुका है वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर, याद रखिएगा। तो PR श्रीजेश इंडियन गोलकीपर है, केरल से बिलोंग करते हैं, वर्ल्ड गेम ऑफ एथलीट चुना गया है 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्मीज मिशन किस स्पेस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो नासा द्वारा हर्मीज मिशन लॉन्च किया जाएगा। हर्मीज एक मूवी भी है, आप देख लीजिएगा,
हर्मीज एक मूवी है या फिर उस क्रू का नाम हर्मीज है, जो भी है आप देख लीजिएगा। तो नासा द्वारा हर्मीज मिशन का क्रिटिकल मिशन जो रिव्यू है उसका किया गया है। जल्द ही हर्मीज मिशन लॉन्च कर देगा। इंटरप्लानरी मिशन है ये। देखा जाएगा कि हमारे ब्रह्मांड के क्या क्या रहस्य हैं। हर्मीज का फुल फॉर्म देख लीजिए आप, हेलियोफिजिक्स इन्वायरमेंटल एंड रेडिएशन मेजरमेंट एक्सपेरिमेंट सूट। तो हर्मीज मिशन आपका नासा लॉन्च कर रहा है, ठीक है। नींद बहुत आ रही है। नासा की बात कर लेते हैं। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? वॉशिंगटन डीसी में। एडमिनिस्ट्रेटर हैं बिल नेल्सन। लास्ट क्वेश्चन आज का, बाबा इकबाल सिंह हाल ही में निधन हो गया। कहाँ से बिलोंग करते थे? बाबा इकबाल सिंह ये बिलोंग करते थे आपके पंजाब से। बाबा इकबाल सिंह ये हैं बाबा इकबाल सिंह। ठीक, आप देखना चाहते तो देख लीजिए आप। ये हैं बाबा इकबाल सिंह, पंजाब से बिलोंग करते थे। हाल ही में इनका निधन हो गया। सोशल वर्कर, बहुत बड़ी फील्ड के थे। अकाल एकेडमी के फाउंडर थे बाबा इकबाल सिंह, ठीक है। बाकी इन्होंने कलगीधर ट्रस्ट की स्थापना 1965 में की थी बाबा इकबाल सिंह, ठीक है। और बाद में इनको 2022 में पद्मश्री भी दिया गया है मरणोपरांत। बाबा इकबाल सिंह, इनका नाम जरूर याद रखिएगा। मरणोपरांत नहीं, जीते जी दिया गया होगा, सॉरी, डेथ तो अब हुई है इनकी, ये जरूर याद रखिएगा आप। तो आज नींद बहुत आ रही थी, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो